सबसे पहला क्या था, क्यूबिक। नाम लिखेंगे हम लोग पहले क्या है, फिर मैं तुमको शॉर्टकट बताऊंगी कि इसको कैसे याद किया जाता है। एक एक नहीं लिखेंगे, एक एक लिखेंगे तो क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, अच्छी तरीके से याद नहीं। हमको क्या करना है, हमको याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग ने क्या याद कर लिया, हम लोग ने ये चीज याद कर लिया, क्यूट आर मदर। क्यू से क्या होगा, सी यू से क्या होगा क्यूबिक, टी से क्या होगा टेट्रागोनल, ओ से क्या होगा ऑर्थोरोम्बिक। यहाँ पे आर वो हम लोग ने उसके लिए लिया है याद करने के लिए। एमओ क्या है मोनोक्लिनिक, टी क्या है ट्राइक्लिनिक, एच क्या है हेक्सागोनल, आर क्या है रोम्बोहेड्रल। टोटल 7 लोग आ गए हमारे पास। लिखिएगा जरा। तो मैंने लिख लिया, सबसे पहले क्या लिख लिया क्यूबिक। क्यूबिक के बाद तुम्हारा क्या है टेट्रागोनल। क्या है तुम्हारे पास टेट्रागोनल। टेट्रागोनल के बाद क्या है ऑर्थोरोम्बिक। तो लिख लीजिएगा ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक के बाद में क्या है मोनोक्लिनिक। क्या है तुम्हारे पास मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक के बाद क्या है, मोनोक्लिनिक के बाद है तुम्हारे पास यहाँ पे ट्राइक्लिनिक। क्या है ट्राइक्लिनिक। मोनोक्लिनिक आ गया, ट्राइक्लिनिक आ गया, मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक के बाद क्या है हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हेक्सागोनल और यहाँ पे आएगा रोम्बोहेड्रल। क्या आएगा रोम्बोहेड्रल। टोटल 7 मेरे पास यहाँ पे मैंने क्रिस्टल लिख दिए हैं। मैंने क्या कर दिए टोटल यहाँ पे 7 क्रिस्टल लिख दिए हैं। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे, ये 7 चीजें लिखने के बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस देयर पैरामीटर कि क्यूबिक में क्या रहेगा। जैसे मैंने क्यूबिक का डिस्कस कर लिया कि मेरे पास क्यूब है तो क्यूब के सारे साइड्स क्या होते हैं सेम हो जाते हैं। तो टेट्रागोनल के साथ क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक के साथ क्या होगा, मोनोक्लिनिक के साथ क्या होगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें और कौन से लैटाइसेस आते हैं उसमें डिस्कस करेंगे। अब देख लीजिएगा क्यूबिक के लिए है ना, तो जब हमारे पास आता है A इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, क्या आता है हमारे पास A इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। क्यूबिक के लिए सेम है एग्जैक्टली उसके नीचे से सेम करना स्टार्ट कर दो। क्या बोला मैंने, यहाँ पे क्यूबिक के लिए क्या आया हमारे पास A इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। अब एग्जैक्टली उसके नीचे वाला अपोजिट एंड सेम कर दो। तो यहाँ पे क्या आएगा A इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, A इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। मतलब क्यूबिक वाला और रोम्बोहेड्रल वालों सारे के सारे साइड्स क्या रहते हैं इनके सेम रहेंगे। अब टेट्रागोनल में क्या होता है, टेट्रागोनल में कोई 2 साइड सेम हो जाते हैं और तीसरा साइड क्या हो जाता है डिफरेंट हो जाता है। तीसरा साइड क्या हो जाता है यहाँ पे डिफरेंट। तो यहाँ पे A इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी आएगा क्यूबिक के लिए। टेट्रागोनल के लिए कोई 2 साइड सेम आएगा और तीसरा वाला अलग आएगा। एग्जैक्टली नीचे से वही से जाओ, ऊपर का सेकंड क्या है अल्फा इज इक्वल सॉरी नॉट अल्फा, A इज इक्वल्स टू बी, बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। यहाँ से भी नीचे वही रहेगा A इज इक्वल्स टू बी एंड B इज नॉट इक्वल्स टू सी। अब बीच वाले जो तीनों बचे हैं उनका सारा का सारा साइड्स अनइक्वल रहेगा। मतलब बेसिकली यहाँ पे ये रहेगा A इज नॉट इक्वल्स टू बी, B इज नॉट इक्वल्स टू सी। मोनोक्लिनिक में भी क्या रहेगा A इज नॉट इक्वल्स टू बी, B इज नॉट इक्वल्स टू सी। और ट्राइक्लिनिक में भी क्या रहेगा A इज नॉट इक्वल्स टू बी, B इज नॉट इक्वल्स टू सी। समझ में आया क्या करना है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग क्या याद करेंगे, हम लोग याद करेंगे क्यूट आर मदर, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक तो हो गया, रोम्बोहेड्रल बराबर है। अब ये 7 करने के बाद में हम लोगों को कुछ इस तरीके से टेबल बताना है जिसमें हम लोग क्या बताने वाले हैं A, B और C के बीच में रिलेशन क्या रहेगा एंड अल्फा बीटा गामा के बीच में रिलेशन क्या रहेगा। उसके बाद में उसके आगे क्रिस्टल, यहाँ पे हम लोग को एक फ़ोन नंबर याद करना है, देखेंगे क्या फ़ोन नंबर याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने A और B और C के रिलेशन में क्या बताया, A इज इक्वल्स टू बी, बी इज इक्वल्स टू सी आएगा यहाँ पे और एग्जैक्टली उसके नीचे वाला दैट इज लास्ट कौन सा है वो रोम्बोहेड्रल
हेड्रल, जिसमें क्या आ रहा है a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। फिर उसके बाद में क्या आता है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या होता है एक साइड अनइक्वल हो गया तो a इज इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। नीचे से सेकंड वाला भी एग्जैक्टली सेम रहेगा। बीच में जो तीनों है वो क्या रहेंगे a इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। फिर से उसका मतलब तीनों के तीनों a इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी रहेगा। इतना क्लियर हुआ है क्या? ठीक है। अब क्यूबिक वाले में हम लोग ने थोड़ी देर पहले डिसाइड किए, क्यूबिक है ना, क्यूब है तो सारा का सारा एंगल क्या रहेगा सेम रहेगा, ऊपर से कितना रहेगा 90 डिग्री रहेगा। तो पहले वाला सेम है, नीचे वाला भी सेम रहेगा, बट यहाँ पे डिफिकल्टी कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा सेम तो रहेगा बट वो 90 डिग्री नहीं रहेगा, वो 90 डिग्री नहीं रहेगा। क्या बोला मैंने यहाँ पे तुमको कि a इज अल्फा बीटा गामा सेम रहेगा 90, नीचे वाला क्या भाई सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, बीटा इज इक्वल्स टू गामा, तीनों एंगल सेम है बट तीनों 90 डिग्री नहीं है। ये दोनों याद हो गए। अब ये पहले तीन जो एंगल होते हैं वो सारे के सारे 90 होते हैं, मतलब टेट्रागोनल के बारे में मैं भी देखूंगी तो इसका अल्फा बीटा गैमा 90 होता है, ऑर्थोरोम्बिक का भी अल्फा बीटा गैमा 90 होता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे 4 लैटिसेस याद। अभी हमारे बाकी कितने हैं 3। एंगल वाले में कैसे याद किया? एंगल वाले में पहला 3 सेम है, अल्फा बीटा गैमा 90, अल्फा बीटा गैमा 90, अल्फा बीटा गैमा 90, पहले 3 सेम है। पहले वाला और लास्ट वाला इसमें सेम था तो इसमें सेम ही है, बट द डिफरेंस इज अल्फा बीटा गामा जो भी एंगल रहेगा वो सेम रहेगा बट वो 90 डिग्री नहीं रहेगा। अब यहाँ पे तुम ट्राइक्लिनिक वाला एक याद रखना कि ट्राइक्लिनिक इज मोस्ट इरेगुलर अरेंजमेंट। ये क्या है? मोस्ट इरेगुलर अरेंजमेंट है, मतलब ना ही इसका साइड सेम है और ना ही इसका एंगल सेम है। तो इसका अल्फा भी नॉट इक्वल्स टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गैमा। ये हो गया 5th। मोनोक्लिनिक और हेक्सागोनल एक दूसरे के समान है। यहाँ पे रहेगा अल्फा इज इक्वल्स टू गैमा बट सॉरी अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा बट बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गैमा। यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी वही रहेगा, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा एंड बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गैमा। बट यहाँ पे मैं ऐसा बोलूँगी कि यहाँ पे अल्फा और बीटा जो रहता है, यहाँ पे अल्फा और बीटा जो रहता है वो सेम नहीं रहता है, बट मतलब सॉरी गलत बोला मैंने। हेक्सागोनल में क्या है? अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, गैमा इसका होता है 120। मतलब बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि यहाँ पे जैसे मोनोक्लिनिक में अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गैमा आया, बट यहाँ में उन्होंने ऐसे बताया है कि अल्फा और बीटा 90 डिग्री होते हैं क्योंकि वो दोनों सेम हैं, और गैमा कितना होता है 120 डिग्री होता है। ये हो गया तुम्हारा हेक्सागोनल के लिए। ये किसके लिए हो गया? तुम्हारा हेक्सागोनल के लिए। इतना क्लियर हो रहा है क्या तुमको? मुझे पहले बताओ। ये हम लोगों ने क्या किए, क्यूट और मदर से 7 लैटिसेस लिख दिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ABC वाला टेबल। A इज इक्वल्स टू बी, बी इज इक्वल्स टू सी। ऊपर वाला है एग्जैक्टली नीचे वाला, A इज इक्वल्स टू बी, बी इज इक्वल्स टू सी। सेकेंड वाला क्या था? A इज इक्वल्स टू बी, बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। सेकेंड लास्ट भी क्या था? A इज इक्वल्स टू बी, बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। और बीच वाले 3 क्या थे? A इज नॉट इक्वल्स टू बी, बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। A is not equals to B, B is not equals to C. A is not equals to B, B is not equals to C. ये तीनों बन गया। अब हम लोग कहाँ पे जाएंगे? एंगल के ऊपर। तो क्यूब है तो क्यूब का क्या रहेगा? अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, बीटा इज इक्वल्स टू गैमा 90 डिग्री। तो पहले वाले 3 सेम थे, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, बीटा इज इक्वल्स टू गैमा विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तीसरा वाला भी वही था, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, बीटा इज इक्वल्स टू गैमा एंड गैमा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। पहले 3 सेम आ गए। अभी लास्ट वाला क्या था? लास्ट वाला भी सेम ही रहेगा जैसे तुम्हारा साइड का, बट वहाँ पे सिर्फ 90 डिग्री नहीं रहेगा, 90 डिग्री से कुछ अलग एंगल। तो रोम्बोहेड्रल के पास क्या रहा है? अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, बीटा इज इक्वल्स टू गैमा, बट दैट इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री।
फिर मैंने क्या बोला, मोस्ट इरेगुलर अरेंजमेंट किसका है, ट्राइक्लिनिक, कुछ भी सेम नहीं है, ना ही एंगल सेम है ना ही साइड सेम है, तो इसका क्या आएगा, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। फिर तुम्हारा कौन बचता है, तुम्हारा बचता है मोनोक्लिनिक एंड हेक्सागोनल, जिसके दो एंगल सेम रहेंगे, तीसरा वाला अलग रहेगा। इसका उन्होंने डिफाइन नहीं किया है, किसका रहेगा, हेक्सागोनल का डिफाइन किया है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसका कितना रहेगा 120 डिग्री, कितना रहेगा इसका 120 डिग्री। यहाँ पे समझ में आया है क्या? फिर तुमको यहाँ पे एक फ़ोन नंबर याद करना है एंड दैट फ़ोन नंबर इज योर 3232421111। क्या रहेगा 32421111। मतलब इसमें कौन कौन से टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल। ये तो हम लोग ने सिर्फ यूनिट सेल का शेप बता दिया। ये क्या बता दिया, यूनिट सेल का शेप। मतलब अगर मैं क्यूबिक ले रही हूँ तो मैं क्या बता रही हूँ कि इसके सारे के सारे साइड जो है, ये वाला और ये वाला, सारे के सारे साइड सेम है और इनका बीच में जो एंगल्स है वो भी सेम है। मैंने बस इतना ही बताया है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर एटम्स को अरेंजमेंट करूंगी। जैसे हम लोग ने देखा है कि इसका एटम कहाँ पे रहेगा, इसका एटम रहेगा कॉर्नर पे। कॉर्नर पे सिर्फ रहेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, सिंपल क्यूबिक सेल। क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबिक सेल। कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर में है तो बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। तो यहाँ पे ये अरेंजमेंट देखेंगे हम लोग कि कितने टाइप के अरेंजमेंट यहाँ पे होते हैं। अगर मैंने क्यूबिक सेल ले लिया तो क्यूबिक सेल में कितने टाइप के अरेंजमेंट होंगे। तो इसको याद करने के लिए हमारे पास एक फ़ोन नंबर है एंड दैट फ़ोन नंबर इज 32421111। क्या है नंबर हमारा, 32421111। मतलब क्यूबिक में कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, टोटल 3। टेट्रागोनल में कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, 2। ऑर्थोरोम्बिक में कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, 4। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ऑर्थोरोम्बिक में तुम्हारे पास मैक्सिमम क्रिस्टल पॉसिबल है। क्या है तुम्हारे पास, मैक्सिमम क्रिस्टल पॉसिबल है। फिर आता है तुम्हारा ये मोनोक्लिनिक में कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, 2। और बाकी के सारे जिस तरीके से अरेंज हुए हैं मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा पॉसिबल होंगे, इसके लिए इन तीनों में क्या है 111। वो कौन सा है वो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास सबसे पहले क्यूबिक है। क्यूबिक में कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, 3। तो क्यूबिक का सबसे पहला अरेंजमेंट क्या होगा तुम्हारा, प्रिमिटिव वाला। क्या कर दो तुम, एटम्स को कहाँ पे रख दो, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे। तो सारे के सारे एंगल सेम है, सारे का सारा साइड सेम है, तो हर एक कॉर्नर पे एक एटम तो आ ही सकता है। तो सबसे पहला वो पॉसिबल हुआ, उसका क्या पॉसिबल हुआ, इसका सबसे पहला अरेंजमेंट सिंपल क्यूबिक सेल। सारे के सारे एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे। सेकेंड इसमें अरेंजमेंट क्या पॉसिबल है, बॉडी सेंटर, मतलब कॉर्नर पे है और बॉडी के सेंटर में है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ सेकेंड इज बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। और थर्ड वाला इसका जो अरेंजमेंट पॉसिबल है कि फेसेस के सेंटर में भी रहेगा, कॉर्नर पे रहेगा और फेसेस के सेंटर में भी। तो थर्ड अरेंजमेंट यहाँ पे क्या हुआ, फेस सेंटर क्यूबिक सेल। तुमको जो मैंने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बताए हैं उसमें से तुमको सिंपल क्यूबिक सेल, फेस सेंटर और बॉडी सेंटर, ये 3 ही हैं। एंड सेंटर और एज सेंटर तुमको नहीं है, इसके लिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो तुम्हारे पास 3 अरेंजमेंट है, सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर। फिर तुम्हारे पास क्या आता है, फिर तुम्हारे पास आता है नेक्स्ट टेट्रागोनल, जिसमें तुम्हारे पास कितने हैं, 2 ही पॉसिबल है। 2 ही पॉसिबल है, मतलब वो कौन सा होगा। अच्छा देखेंगे तो यहाँ पे थर्ड साइड तुम्हारा सेम नहीं है, तो ए और बी के साइड के बीच में जो एटम बैठेगा वो बी और सी के बीच में तो नहीं जाके बैठ सकता, इसी के लिए यहाँ पे फेस सेंटर बनता नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आएगा सिंपल क्यूबिक सेल एंड बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। क्या आएगा यहाँ पे, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। ऑर्थोरोम्बिक में मैंने बोला जितना भी हम लोग ने पढ़ा है 4, वो सारे के सारे आ जाएंगे। कौन कौन सा मैम आ जाएगा, यहाँ पे सबसे पहला आएगा सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, फेस सेंटर क्यूबिक सेल, और हम लोग ने एंड सेंटर पढ़े थे तो यहाँ पे आता है
एंड सेंटर क्यूबिक सेल। क्या आता है यहाँ पे? एंड सेंटर क्यूबिक सेल। तो टोटल कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हुए हैं यहाँ पे? टोटल 4 अरेंजमेंट पॉसिबल हुए। अब मोनोक्लिनिक में फिर से कितना आया? देखो नंबर क्या था हमारा? 3 2 4 2। तो यहाँ पे 2 आने वाले हैं। वो 2 कौन सा आएंगे? तो सबसे पहले तो सिंपल तो सब में रहेगा। सिंपल में क्या ही करना है, मुझे एटम्स को कॉर्नर पे ही तो अरेंज करना है, तो कैसे भी हो जाए अरेंज हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्यूबिक सेल तो आएगा ही। इसके अलावा ना ही बॉडी सेंटर आता है इसमें, ना ही फेस सेंटर, बट इसमें जो आता है वो आता है एंड सेंटर क्यूबिक सेल। क्या आता है इसमें? एंड सेंटर क्यूबिक सेल। फिर यहाँ पे ट्राई क्लिनिक में अभी क्या हो गया? 3 2 4 2 1 1 1, मतलब यहाँ पे सब में एक ही टाइप का अरेंजमेंट पॉसिबल होगा और वो है सिंपल क्यूबिक सेल। देखो हमारे पास टोटल 14 हुए क्या? इन सबको ऐड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब टोटल 14 ब्रावाइसिस लैटिसेस हमारे पास रेडी हो गए। और ये 14 ब्रावाइस लैटिसेस हमको याद करने के लिए हमको ये क्या करना पड़ा? टोटल एक टेबल याद करना पड़ा। देखेंगे हम लोग, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। ये हमको बार बार रिवाइज क्यों करना है? हम लोग पागल है इसके लिए, बराबर ना? नहीं। देखो हमारे पास कोई भी एक क्रिस्टल बनता है, मतलब उसके पास साइड्स होंगे और उसके पास एंगल्स होंगे। तो वो साइड्स कौन कौन से हैं? वो है अल्फा, नॉट दीज आर एंगल्स, सॉरी। साइड कौन से हैं? साइड है हमारे पास ए, बी और सी। ठीक है, और उनके बीच में जो एंगल्स है वो कौन कौन से हैं? अल्फा, बीटा और गामा। तो मैंने तुमको बताया था कैसे करना है करके। अल्फा किसके बीच में रहेगा, बीटा किस में रहेगा और गामा किसके बीच में रहेगा। उनके अरेंजमेंट के ऊपर हमारे पास टोटल कितने क्रिस्टल के लैटिसेस बन रहे हैं? 7। कितने क्रिस्टल के लैटिसेस बन रहे हैं? 7। उसको याद रखने के लिए मैंने तुमको एक लाइन दिया था, वो क्या था? क्यूट आर मदर। तो ये क्या है? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। 7th वन क्या रहेगा? रोम्बोहेड्रल। तो पहले तो ऐसा एक टेबल बना लो जिसमें हम लोग क्रिस्टल का नाम लिखेंगे, उसका ए और बी और सी का रिलेशन देखेंगे, उसका अल्फा, बीटा और गामा का रिलेशन देखेंगे, और उसके अगर कोई टाइप बन रहे हैं क्या तो वो देखेंगे। ठीक है, तो मैंने ये साथ कर लिया। अब इसमें क्या रहेगा? जैसे मैंने तुमको बोला, क्या बोला कि अगर मैं साइड के बारे में बात करूंगी तो ए बी सी, पहला वाला सेम है, एग्जैक्टली लास्ट वाला सेम है, ए बी सी। फिर सेकेंड वाले में क्या था? A इज इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, सेकेंड लास्ट भी सेम रहेगा, A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। बीच वाले 3 सारे के सारे अलग रहेंगे। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू A इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, A इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। फिर हम लोग आएंगे एंगल के ऊपर। तो एंगल के लिए कैसे याद रखो? पहले वाले 3 सारे सेम है, सारे सेम है मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहले वाले 3 सेम है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब लास्ट वाला याद करो, लास्ट वाला भी सेम था बट इट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो वहां पे क्या आएगा? अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, बट इट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। फिर मैंने क्या बोला था? ट्राई क्लिनिक वाला याद करो। ट्राई क्लिनिक वाला टी से टेढ़ा मेढ़ा ही है, वो टी से क्या है? वो टेढ़ा मेढ़ा ही है। टेढ़ा मेढ़ा ही है मतलब क्या है? ना ही उसका एंगल सेम है, ना ही उसका साइड सेम है। तो वहां पे भी क्या आएगा? अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गामा, और वो 90 डिग्री तो कभी भी नहीं होगा। फिर हमारा 2 बचा, मोनोक्लिनिक एंड हेक्सागोनल। क्या बचा हमारे पास? मोनोक्लिनिक एंड हेक्सागोनल। वो दोनों सेम है, उनके 2 एंगल कोई भी सेम रहेंगे, तीसरा वाला अलग रहेगा। तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा which can be anything for monoclinic but it is 90 degree for hexagonal, and beta is not equals to gamma which can be anything but it is 120 for hexagonal। फिर हम लोग ने क्या देखा? एक फ़ोन नंबर याद किए थे 32421111। मतलब क्या? अगर मैंने यहाँ पे बता दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट टेट्रागोनल, तो मैंने क्या बता दिया? ये एक क्यूब बना है, जिस क्यूब में 2 साइड सेम है, तीसरा एंगल अलग है, बट सारे के सारे तीसरा साइड सेम है, सॉरी 2 साइड सेम है, तीसरा एंगल अलग, तीसरा साइड अलग है, और सारे के सारे एंगल्स क्या है? सेम है। ये मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं ये
टेट्रागोनल के बारे में बात कर रही हूँ। क्या मैंने बात किया टेट्रागोनल के बारे में? उसके दो साइड सेम रहेंगे, तीसरा अलग रहेगा और उसके सारे एंगल सेम रहेंगे। कितना रहेंगे? 90 डिग्री। अब मैं बोलूँगी इसमें एटम्स अरेंज करके बताओ, तो किस टाइप का अरेंजमेंट पॉसिबल होगा? इसके एटम सिर्फ कॉर्नर पे आएंगे या फिर कॉर्नर के अलावा कौन से आएंगे? ये अरेंजमेंट है यहाँ पे। तो उसके लिए मैंने क्या बोला, एक फ़ोन नंबर याद करो 32421111, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अरेंजमेंट है, मतलब क्या उसके कॉर्नर पे भी ऐड रहेंगे, कॉर्नर के साथ एक सेंटर के बॉडी के सेंटर में भी ऐड हो सकता है या फिर फेसेस के सेंटर में। टोटल 3 टाइप का अरेंजमेंट है वहाँ पे, सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल एंड फेस सेंटर क्यूबिक सेल। टेट्रागोनल के बारे में बात करूंगी तो 3 के बाद कौन आया था? 2, मतलब इसमें 2 ही अरेंजमेंट पॉसिबल है क्योंकि इसका तीसरा साइड ही सेम नहीं है ना। तो ए और बीच में जो एटम बैठेगा वो बी और सी के में बैठ ही नहीं सकता क्योंकि बी और सी का साइज क्या है? अलग अलग है। तो इसमें क्या रहेगा? 2 ही रहेगा, एक सिंपल क्यूबिक सेल और एक बॉडी के सेंटर में एक रहेगा, ठीक है। फिर क्या आया था? 4, मतलब ये ऑर्थोरोम्बिक है और जिसमें मैक्सिमम अरेंजमेंट पॉसिबल है। कौन कौन सा अरेंजमेंट पॉसिबल है? सिंपल क्यूबिक सेल भी बनेगा इसमें, बॉडी सेंटर भी बनेगा, फेस सेंटर भी बनेगा और एंड सेंटर भी बनेगा। अब 3 2 4 2, इसका जो 2 है वो एंड सेंटर रहेगा। मैम कैसे याद रहेगा हमको? यहाँ पे एंड सेंटर है ना, तो उसके नीचे वाला भी क्या रहेगा? एंड सेंटर रहेगा। ऐसे याद करना है। फिर तो 1 1 1 बोला था, 1 1 1 मतलब एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, मतलब सबसे सिंपलेस्ट अरेंजमेंट दैट इज सिंपल क्यूबिक सेल। क्या रहेगा? सिंपल क्यूबिक सेल। क्लियर हुआ है कि नहीं तुमको? ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गए हैं तुम्हारे, अरे क्यों नहीं मिट रहा है भैया? ये थोड़ा सा डार्क वगैरह लिख लूँ मैं यहाँ पे। These are your 14 ब्रावाइस लैटाइसिस। ज़रा स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेना, थोड़ा सा मुझे लगता है इसका गलत होगा बट ठीक है। These are your 14 ब्रावाइस लैटाइसिस। ये हो गया है तुम्हारा टोटल ऐड। मैम इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा? इसके ऊपर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, ऑर्थोरम्बिक का डायमेंशन क्या है या फिर पैरामीटर क्या है? तो तुम ये टेबल तो एक कोने में बना लोगे, कोपरे में बना लेने का। तो ऑर्थोरोम्बिक में क्या आ रहा है? मतलब पूछ लेंगे कि फॉर योर ऑर्थोरोम्बिक व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द साइड या फिर व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द एंगल। तो ऑप्शन रहेगा ए इज इक्वल्स टू बी, बी इज इक्वल्स टू सी, ए इज इक्वल्स टू बी, बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, बी इज नॉट इक्वल्स टू सी एंड नन ऑफ दिस। तो क्या रहेगा? ए इज नॉट इक्वल्स टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। समझ में आया? कुछ इस तरीके से क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। ये हो गया हमारा 14 ब्रावाइस लैटाइसिस। इसके बाद में एक छोटे फैक्टर्स हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे मतलब वो डिसाइडेड ही, हम कौन होते वाले हैं डिसाइड करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्या देखना है हम लोग? तो देयर आर सम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट योर क्यूब। अभी हम लोग यहाँ से आगे जो भी पढ़ने वाले हैं दैट इज ओनली फॉर क्यूब एंड क्यूब, ठीक है। तो देखेंगे जरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बोल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक क्यूब ड्रॉ कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं? यहाँ पे क्यूब ड्रॉ कर रही हूँ, जो कि मैंने बहुत घटिया ड्रॉ किया है। अच्छा खासा क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। चलो देखते हैं इसको सिलेक्ट करके, ये ऐसा करे तो आ रहा है क्या? अरे वाह, आ गया। यहाँ पे भी बना लें फिर। वैसे तो मेरे को ये क्यूब लग नहीं रहा है, बट तुम समझ लो अभी ये क्या हुआ है। फिर इनको ज्वाइन कर देते हैं हम। बहुत सुंदर दिख रहा है। ये आ गया हमारा क्यूब। क्यों भाई साहब, क्या हो गया आपको?
तो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें ना। देखो इसमें अगर मैं यहाँ पे तुमको बोलूँगी नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं, जरा बताएंगे मुझे नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं इसमें, इतना तो आना चाहिए ना तुमको। तो अगर मैं देखूंगी तो मैम मुझे ये दिख रहा है कुछ इस तरीके से कि देखिएगा ये एक कॉर्नर है, ये दूसरा कॉर्नर, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8। तो मेरे पास कितने कॉर्नर्स है टोटल, मेरे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं, मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 हैं। ठीक है, ये हटा दूं मैं, नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने आ गए, 8 आ गए। सेकंड, नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, कितने फेस है भैया, क्या लगता है तुमको कितने फेस रहेंगे क्यूब को। तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो रूम है यहाँ पे ये क्यूब है, तो एक मेरे पीछे वाला फेस हो गया, एक मेरे आगे वाला, 2 हो गए। एक मेरे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला हो गया, कितने हो गए टोटल, 4। एक मेरे ऊपर है और एक मेरे नीचे है, टोटल कितने फेसेस है मेरे पास, टोटल मेरे पास मतलब क्यूब के पास कितने फेसेस है, टोटल 6 फेसेस है। फिर तीसरा आता है यहाँ पे बॉडी सेंटर, कितना आता है, बॉडी सेंटर। क्या लगता है तुमको कितना बॉडी का सेंटर होगा इसमें, तुम्हारे पास अगर एक बड़ा चीज प्रेजेंट है तो उसमें कितना सेंटर रहेगा, मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, ये अगर मेरे पास बॉडी है तो इसका सेंटर कितना रहेगा बच्चों, ज़रा बताएंगे मुझे। इसका एक ही तो बॉडी का सेंटर होगा जिसमें एटम आएगा, तो यहाँ पे मेरे पास कितना है, 1 है। कितना है मेरे पास सेंटर, 1 है। इसके बाद में और किसका तो सेंटर देखे थे हम लोग, याद करो, फेस सेंटर। क्या रहेगा, फेस सेंटर। फेस सेंटर कितने रहेंगे बताओ, अभी तुम ही बताओ मेरे को। अगर ये फेस है तो इस फेस का सेंटर 1 ही रहेगा, ये फेस है, फेस का सेंटर 1 ही रहेगा। तो अगर मेरे पास फेसेस 6 है तो फेस सेंटर भी कितने रहेंगे मेरे पास, 6 रहेंगे। फेस सेंटर भी कितने रहेंगे मेरे पास, 6 रहेंगे। फिफ्थ आता है तुम्हारे पास एज सेंटर। क्या आता है तुम्हारे पास, एज सेंटर। जरा बताएंगे मुझे एज कितना रहेगा, अगर एजेस मेरे पास 12 है, कैसे 12 मैम, ये वाला फेस अगर पकड़ लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो ऊपर वाले यहाँ पे, देखो यहाँ पे हाईलाइट करती हूँ मैं, देखो ये एक एज हो गया, दिख रहा है क्या, थोड़ा सा बड़ा कर लूँ और मैं, ये एक एज हो गया, ये दूसरा एज हो गया, ये तीसरा एज हो गया, ये 4th एज हो गया। एग्जैक्टली इसके नीचे आएगा 5th 6th 7th 8th। ये बाजू के 4 क्या मर गए हैं, नहीं ना, 8 हो गया, 9 10 11 12। तो मेरे पास एजेस अगर 12 है तो हर एज का सेंटर 1 होगा ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो वो भी कितने आएंगे तुम्हारे पास, 12। कितने आएंगे तुम्हारे पास, 12। क्लियर हुआ है क्या। तो एज सेंटर कितना है, एज सेंटर तुम्हारा यहाँ पे है 12। एजेस भी कितना है, पहले एजेस लिख लेते हैं हम लोग, एजेस, नंबर ऑफ एजेस। सिक्स्थ वन क्या रहेगा, नंबर ऑफ एज सेंटर, सॉरी कितना रहेगा यहाँ पे, 12 ही रहेगा। अब इसके अलावा एक और चीज हम लोग डिसाइड करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ फेस डायगोनल एंड 8th वन इज नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल। इसका लेंथ भी देखना है हम लोग, बट लेंथ थोड़ा सा हम लोग आगे देख लेंगे। डायगोनल का मीनिंग तुम समझते हो ना, एक कॉर्नर से लेके अपोजिट वाले पे दूसरा कॉर्नर। तो समझो ये फेस है मेरे पास, इसमें से एक फेस ले लूं मैं यहाँ पे,
एक फेस ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने ये जो फेस लिया है, ये मैंने फेस ले लिया यहाँ पे, इस फेस का डायगोनल क्या रहेगा? इस फेस का डायगोनल के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। मतलब अगर आई एम कंसिडरिंग दिस कॉर्नर, तो इसका अपोजिट कॉर्नर ये रहेगा, इसके बीच का जो लेंथ रहेगा, दिस लेंथ इज कॉल्ड डायगोनल। क्या बोला जाता है इसको? डायगोनल बोला जाता है। तो मैं बोलूँ क्या, यहाँ पे एक ये डायगोनल आ रहा है, दूसरा ये कॉर्नर हो सकता है, ये कॉर्नर हो सकता है, और इसके बीच में ये डायगोनल आ सकता है। मतलब अगर मैं एक फेस के बारे में कंसिडर करूंगी तो मुझे कितना डायगोनल मिल रहा है? मुझे ये एक डायगोनल मिल रहा है और एक दो, मतलब टोटल कितने डायगोनल मिल रहे हैं मुझे फेस के ऊपर? मुझे फेस के ऊपर टोटल 2 डायगोनल मिल रहे हैं। और मेरे पास ऐसे फेसेस कितने हैं? मेरे पास ऐसे फेसेस 6 है। तो एक के ऊपर 2, तो 6 के ऊपर कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12। इसका मतलब नंबर ऑफ फेस डायगोनल मेरे पास कितना है? 12 फेस डायगोनल है मेरे पास। ये बात क्लियर हुई है क्या? एक बार फिर से हम लोग देखेंगे ये चीज़ क्या हो रही है। ये मैंने क्या कर लिया है, मैंने इसका ये फेस ड्रॉ कर लिया है। किसका फेस है ये क्यूब में से एक फेस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे तुम्हारा समझो, यहाँ पे एक ये वाला एंड है, इसका अपोजिट एंड एग्जैक्टली ये रहेगा। इसके बीच वाला जो डिस्टेंस है, इन दोनों को मैं अगर ज्वाइन करूँगी तो उसको क्या बोला जाता है? डायगोनल। क्या बोला जाता है उसको? डायगोनल। तो ये एक डायगोनल हुआ। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो सकता है, ये से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस जाएगा। सो दिस वन इज माई अनादर डायगोनल। तो एक फेस के ऊपर मेरे कितने डायगोनल आ गए? 2। तो ऐसे मेरे पास कितने फेसेस हैं? ऐसे मेरे पास टोटल 6 फेसेस हैं। तो उनका टोटल कितना रहेगा? 12 डायगोनल रहेगा। अब इसके बाद में तुम्हारा आता है बॉडी डायगोनल। क्या आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे? बॉडी डायगोनल। मैम बॉडी डायगोनल कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब ये अगर मेरा ये क्लासरूम है, ये मेरा एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो इसका डायगोनल मतलब क्या रहेगा? ये वाला कॉर्नर अपोजिट एंड का नीचे वाला कॉर्नर। तो यहाँ से लेके वहाँ तक मैं लाइन ड्रॉ करूँगी, तो ये क्या हो गया? बॉडी का डायगोनल। अब मेरे पास कोई ऐसा चीज़ नहीं है यहाँ पे समझाने के लिए। समझो, मतलब ये बक्सा है, बक्से में तुम लोग एक रॉड लग दोगे, टेढ़ा रॉड रखते समय कैसे लगोगे? इस कॉर्नर से लेके अपोजिट वाले का नीचे वाला कॉर्नर। ठीक है, देखो यहाँ पे इस कॉर्नर से लेके इसका अपोजिट वाले का नीचे कॉर्नर, ये हो गया फर्स्ट बॉडी डायगोनल। ठीक है, सेकंड बॉडी डायगोनल कौन सा होगा? ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया ये, इसका अपोजिट नेक्स्ट, तो ये है ना, ये हो गया इसका सेकंड बॉडी डायगोनल। और 2 बॉडी डायगोनल है यहाँ पे, क्योंकि ये साइड तो मर तो नहीं गए ना इसके। देखो यहाँ से ये वाला और इसका अपोजिट ये होता है, तो ये हो गया उसका थर्ड बॉडी डायगोनल। और एक और अगर हम लोग लेंगे तो देखो ये वाला बचा है, इसके अपोजिट, ये यहाँ का फेस है वहाँ का, वहाँ से ये अपोजिट में इधर जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास फोर्थ बॉडी डायगोनल। तो हमारे पास ऐसे कितने बॉडी डायगोनल हैं? हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 बॉडी डायगोनल है। कितने बॉडी डायगोनल है हमारे पास यहाँ पे? 4 बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल मतलब मैं फिर से एक बार समझा रही हूँ, यहाँ के कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ करोगे अगले वाले अपोजिट फेस के नीचे वाले कॉर्नर पे, तो ये एक हो गया। यहाँ से देखो, यहाँ से मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगी तो इसका अपोजिट फेस सामने है और उसके नीचे वाले का कॉर्नर, तो ये होगा सेकंड। तो ये दोनों तो हो गए, ठीक है, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। अब नीचे वाला ले लो, नीचे वाले का सामने वाले इसके ऊपर के साथ अब बनेगा बॉन्ड, बॉन्ड मतलब लाइन बना लो, तो ये हो गया थर्ड वाला। अब इसके नीचे वाला ले लो, इसका नीचे वाला कहाँ से बनाएगा? सामने वाले के ऊपर के साथ। तो ऐसे हमारे पास टोटल कितने बॉडी डायगोनल है? हमारे पास है टोटल 4 बॉडी डायगोनल। तो ये एक थोड़ी सी कॉमन इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं या फिर पॉइंट थे कि तुम्हारे पास अगर कोई भी क्यूब पड़ा है तो उसके पास कॉर्नर्स कितने रहेंगे? 8 रहेंगे। तुम्हारे पास उसके फेसेस कितने रहेंगे? 6 रहेंगे।
बॉडी का सेंटर कितना रहेगा, 1 रहेगा। फेसेस 6 है तो फेस के सेंटर कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। नंबर ऑफ एजेस कितने रहेंगे, 12। एज का सेंटर करूंगी तो 12। फेस डायगोनल और यहाँ पे हो गया है तुम्हारा बॉडी डायगोनल। इतनी बेसिक चीजें क्या तुमको यहाँ पे समझ में आई हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम लोग कंट्रीब्यूशन। क्या पढ़ने वाले हैं, कंट्रीब्यूशन। मतलब अगर एक एटम है मेरे पास और ये जो एटम्स है ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो पूरा इसका हिस्सा इस यूनिट सेल में नहीं है, थोड़ा सा ही हिस्सा है, तो वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो हमको देखना है कंट्रीब्यूशन वाले इसमें। ठीक है, ज़रा 2 मिनट। अब इतना तो हम लोग ने देख लिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इसमें कॉर्नर्स कितने रहेंगे, फेसेस कितने रहेंगे। मैम इसमें तो हमको ये पता था, हाँ ठीक है पता था, बट ये थोड़ा सा नया आ गया ना फेस डायग्राम। अब थोड़ी एक और चीज़ नहीं आएंगी, दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम। क्या आएगा तुमको नया चीज़, क्या आएगा, इसी में कर ले हम लोग, नहीं चलो नया ही कर लेते हैं। क्या आएगा यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम। क्या आएगा यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स। एटम्स हमारे कहाँ पे प्रेजेंट थे, याद करो। जब हम लोग यहाँ पे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में तुम्हारा एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे ही प्रेजेंट था। कहाँ पे प्रेजेंट था, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे। सेकंड में बात करूंगी बॉडी सेंटर के लिए, तो वहां पे क्या बताए थे, कॉर्नर पे रहेगा और बॉडी के सेंटर में। जैसे अगर ये क्रिस्टल है तुम्हारा तो हर एक कॉर्नर पे रहेगा और ये एक बॉडी है तो बॉडी के सेंटर पे रहेगा। फेस सेंटर में कहाँ था, कॉर्नर पे प्रेजेंट था और उसके फेस के सेंटर में। ठीक है, ये तीन ही चीजें हम लोग रिपीट करेंगे क्योंकि ये तीन ही चीजें तुम्हारे सिलेबस में। ठीक है, तो यहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा मैम, अगर कोई चीज यहाँ पे कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो कॉर्नर पे वो पूरी की पूरी प्रेजेंट नहीं है, उसका कितना हिस्सा प्रेजेंट है वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे इफ एटम इज प्रेजेंट एट कॉर्नर। एटम कहाँ पे है, एटम एट कॉर्नर, अगर वो कॉर्नर पे है। जैसे अगर हम लोग क्रिस्टल ड्रॉ करेंगे तो कॉर्नर पे है। देखिए हम लोग क्रिस्टल ड्रॉ करके यहाँ पे ये हम लोग ने ले लिया एक क्यूब। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे ये कॉर्नर पे यहाँ पे प्रेजेंट है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। तो क्या इसका पूरा हिस्सा दिख रहा है तुमको प्रेजेंट यहाँ पे, ऑब्वियसली नॉट, इसका पूरा हिस्सा नहीं है। तो ये इस यूनिट सेल के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो हमको देखना है। क्या करना है हमको, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो हमको देखना है। कैसे देखेंगे उसको हम, ठीक है चलो देखते हैं। अगर कोई भी चीज़ कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो इसका डायग्राम अगर हम लोग बनाना चाहें तो थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, सही बात है। दिख रहा है क्या कलर तुमको, ये डार्क कलर, ये वाला ले लूँ और थोड़ा सा ये वाला सही। ये एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, सही बात है ना, ये एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। तो तुमको दिखाई दे रहा है कि क्या उसका पूरा पोर्शन प्रेजेंट है, ऑब्वियसली नॉट। मैं बोलूँ अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी तो मैं यहाँ पे बोलूँ कि मैम देखो यहाँ से आधा ही पोर्शन है, तो अगर मैंने इसका आधा ही पोर्शन यहाँ पे निकाल लिया, आधा ही पोर्शन मैंने यहाँ पे निकाल लिया तो कुछ इस तरीके से आएगा, बराबर है। क्या उस आधे में से भी पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ पे प्रेजेंट है? कौन सा वाला पोर्शन मैं देखने के लिए बोल रही हूँ तुमको, तुम देखोगे ये वाला पोर्शन, अंदर वाला, इतना ही है ना अंदर वाला पार्ट, तो क्या उसका पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ पे प्रेजेंट है? नहीं। तो अगर मैं इसको
कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूँगी कि ये तुम्हारा जो है ये कुछ इस तरीके से है। आधा काट दिया ना मैंने, क्यों आधा काट दिया? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये आधा वाला तो ऊपर ही है, सिर्फ आधा वाला नीचे है, तो मैंने आधा दे ले लिया यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे अभी मैं इसके 4 पार्ट कर सकती हूँ। कितने पार्ट कर सकती हूँ? 4। देखो, जिसमें से ये वाला जो पोर्शन बनाया है, ये कौन सा बनाया है? दिस वन पोर्शन इज देयर। समझ में आ रहा है क्या तुमको? यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा एक एटम प्रेजेंट है, बट इसका पूरा का पूरा हिस्सा उस क्रिस्टल में नहीं है। तो कितना हिस्सा प्रेजेंट है मैम? तो अगर तुम देखोगे तो ये वाला इधर नीचे वाले पोर्शन में तो आधा ही स्फीयर है तुम्हारा, तो आधा वाला स्फीयर मैंने हटा दिया, मैंने आधा वाला स्फीयर बना दिया। उसमें भी कौन सा पोर्शन प्रेजेंट है? सिर्फ इतना वाला, तो मैंने यहाँ इसमें 4 पार्ट्स बना लिए। 4 ही क्यों बनाए मैम? देखो ना, दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 और पीछे की तरफ एक 4, तो मैंने 4 पोर्शन बना दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे इतना ही पोर्शन क्या आ गया है? ये अंदर की तरफ आ गया। मतलब आधे वाले का 1/4 है, तो पूरे वाले का क्या रहेगा? उसका भी आधा। कितना हो जाएगा? 1/8। कितना हो जाएगा? 1/8। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? देखो, ये नीचे वाले 4 और ये आ गए यहाँ पे ऊपर वाले 4। टोटल कितने पार्ट्स हुए फिर? अगर ये स्फीयर को मैं ज्वाइंट करूंगी तो ये पूरा स्फीयर बनेगा, बट इसको जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे कितने पार्ट बने? टोटल 8। 8 में से कितना हिस्सा आ रहा है? एक ही हिस्सा आ रहा है। मतलब एटम्स एट कॉर्नर अगर है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/8। इसको बहुत अच्छी तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा एक क्यूब है, ये मेरा क्यूब है, इसके 4 कॉर्नर से 1 2 3 4। अब मैं क्या कर रही हूँ, अगर मुझे इसको डिफाइन करना है, अगर मुझे इसको ये करना है, समझो मेरा एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाले कॉर्नर पे, तो इसके बाद में ये क्रिस्टल लग सकता है सेकेंड, यहाँ पे एक लग सकता है। मतलब ये जो रिमोट मैंने लगाया है, इस रिमोट के ऊपर एक रिमोट लगा दिया, मतलब 3rd हो गया, और इस मोबाइल के ऊपर एक लगा दिया, मतलब 4 हो गया। एग्जैक्टली ऐसा पीछे भी हो सकता है ना इसके, एग्जैक्टली इसके क्या हो सकता है? पीछे भी हो सकता है। मतलब बेसिकली क्या हुआ, अगर मैं ये वाले मेरे रूम के ऊपर वाले कॉर्नर के बारे में बोल रही हूँ, तो ये क्या हो रहा है? एक इस साइड पे आ रहा है जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, एक उसका बाजू वाला रूम आ रहा है, सेकेंड आया, एक मेरे बाजू वाला रूम आएगा, मेरे जो अभी ये कौन सा हैंड है मेरा? राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड पे 3 आ गया, और जो पीछे रूम था उसके राइट हैंड साइड पे मतलब 4 आ गया, तो नीचे 4। एग्जैक्टली उसके ऊपर वाले में जाओ, एग्जैक्टली नीचे वाले फ्लोर के ऊपर भी तो रूम रहता है ना, तो उसके ऊपर भी 4 रूम आएंगे। मतलब एक कितने में डिवाइड हो रहा है? 8 लोगों में डिवाइड हो रहा है। कितने लोगों में डिवाइड हो रहा है? 8 लोगों में। तो एटम्स एट कॉर्नर कितना रहेगा? कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 1/8। इसको मैं फिर से एक बार तुमको बता दूं कैसे रहता है, क्या रहता है। देखिएगा यहाँ पे, ओ देखिएगा कैसे रहेगा। देखो देखो, यहाँ पे मैंने ये बना दिया, इसको भी मिटा देती हूँ मैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे मेरा जो एटम प्रेजेंट है, मेरा जो एटम कहाँ पे प्रेजेंट था? मेरा एटम यहाँ पे ये कॉर्नर पे प्रेजेंट था। कहाँ पे प्रेजेंट था मेरा एटम? यहाँ पे कॉर्नर पे प्रेजेंट था। अब इस कॉर्नर में से अगर मुझे वो अच्छी तरीके से दिख रहा है, शी बाबा क्या हो रहा है बच्चों हमारे साथ? ये हाइलाइटर बड़ा वाला डायरेक्टली, हाँ ये बना दिया मैंने। इसका देखोगे तुम क्या बोलोगे मैम? देखो इसका मैम आधा ही पोर्शन, आधा ही यहाँ से आधा ही पोर्शन नीचे आ रहा है, तो आधा बना दो उसको। जब मैं इसको आधा बना दूंगी तो क्या होगा? अगर मैंने बॉल को काट लिया आधा तो ऐसे दिखेगा। अब इसमें से इसका यहाँ पे कितना पोर्शन डिपेंडेंट है? तो ये ऐसे गोल है ना, गोल में से थोड़ा सा ही पोर्शन है, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से डिवाइड कर सकती हूँ।
और इसमें से कौन सा वाला हिस्सा आ रहा है, ये वाला। तो ऐसे तो दो हिस्से बने थे, ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला। तो इसके चार, इसके चार, चार चार, टोटल कितने हिस्से बने, 8। 8 में से कितना हिस्सा प्रेजेंट है, एक ही हिस्सा प्रेजेंट है। इसके लिए इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। अच्छा, मैंने ये इतना क्यों लंबा खींचा है, क्योंकि एक ही बार में तुमको समझ में आएगा, तो नीचे वाले जो पोर्शंस होंगे वो तुमको समझने के लिए ईजी होंगे। अब मुझे बता, तुम्हारे एटम्स जो थे वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। पहला तो एटम कहाँ पे प्रेजेंट था, कॉर्नर पे प्रेजेंट था मैम। तो कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। फिर उसके बाद में हमारा एटम कहाँ पे प्रेजेंट था, अगर तुम याद करोगे तो यू आर हैविंग एटम्स एट फेसेस। कहाँ पे रहेगा, फेसेस पे। तो फेस वाले का तो बहुत ही ईजी है। समझो, मैंने ये दीवार ले लिया, यहाँ पे ये दीवार मतलब एक फेस हो गया। इसके सेंटर में, इसके सेंटर में एटम है, फेस सेंटर, फेस सेंटर लिखो बाबा। उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, इमेजिन कर लो तुम लोग, अगर ये एक फेस है, मैंने क्या कर दिया था, ये ऐसा इधर 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 क्यूब था, क्यूब में से मैंने एक फेस निकाल लिया। अब फेस के सेंटर में मैं कोई चीज रखूंगी तो उसका कितना पार्ट आएगा, 1/2, 1/2, दैट इज हाफ पार्ट आएगा ना मैम। कैसे हाफ पार्ट आएगा, देखो यहाँ पे एक चीज रख रही हूँ मैं सेंटर पे, फेस के सेंटर में, तो उसका आधा हिस्सा इस क्लासरूम में होगा, आधा हिस्सा बाजू वाले क्लासरूम में होगा। इस वाले पे मैं कुछ रख रही हूँ बीच में सेंटर में, तो वो दो ही, ये जो वॉल है मेरा, दो ही लोगों में डिवाइडेड है, एक इस वाले में और एक इसके बाजू वाले क्लासरूम में, दो लोगों में ही डिवाइडेड है। तो इसके बीच में जो भी एटम रखा जाएगा वो भी कितना डिवाइड रहेगा, दो लोगों में ही। मतलब उसका कितना हिस्सा यहाँ पे आ रहा है, आधा ही हिस्सा आ रहा है। एंड हेस अगर कोई भी एटम कॉर्नर पे रहेगा तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 1/2। कितना रहेगा उसका कंट्रीब्यूशन, 1/2 कंट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में तुम्हारा एटम कहाँ पे प्रेजेंट था, फिर इसके बाद में तुम्हारा जो एटम प्रेजेंट था वो था बॉडी के सेंटर में। तो यहाँ पे लिखूँ मैं एटम एट बॉडी सेंटर। कहाँ पे रहेगा, बॉडी के सेंटर में। कितना टाइम हुआ है, बॉडी के सेंटर में। कहाँ पे रहेगा, बॉडी के सेंटर में। अब मैम बॉडी के सेंटर में, तो ये बॉडी का सेंटर है। अगर क्लासरूम के अंदर कोई बच्चा बैठा हुआ है तो वो तो किसी के कांटेक्ट में ही नहीं आ रहा है, तो बॉडी का सेंटर एक ही है, वो कैसे डिवाइड होगा, ये और बाजू के क्लासरूम से कोई भी हम लोग को संबंध नहीं है। इसका मतलब बॉडी का सेंटर जो है वो डिवाइड ही नहीं होता है। तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, उसका कंट्रीब्यूशन टोटल 1 रहेगा। क्या रहेगा उसका कंट्रीब्यूशन, टोटल 1 रहेगा। इसके अलावा अगर हम लोग को कंट्रीब्यूशन देखना है तो हम लोग एजेस का भी कंट्रीब्यूशन देख लेंगे। देखते हैं क्या, चलो। ओ क्या रहेगा, फोर्थ इज एटम एट एजेस। अब जरा सा थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इफ दिस इज अ एज, ये एज कितने लोगों में आ रहा है, एक तो ये वाले क्लासरूम में, एक इसके बाजू वाले क्लासरूम में, एक इसके ऊपर वाले क्लासरूम में, बाजू वाले के ऊपर वाले क्लासरूम में। मतलब एक एज कितने लोगों में डिवाइड हो रहा है, 4 लोगों में डिवाइड हो रहा है। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा 1/4। मतलब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वाला एज, तो ये एज इसी में है, इसके आगे जो यूनिट सेल लगेगा उसमें, इसके आगे वाले के ऊपर और इसके पीछे वाले के ऊपर जो लगेगा वो। फिर से एक बार मैं समझाऊँ तुमको ये चीज़, ये जो घचबच हम लोग ने की है उसको हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। देखिएगा अभी यहाँ पे एजेस मतलब क्या, अगर मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, अगर मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ तो ये एज है, बराबर है, ये क्या है, एज है। तो यहाँ पे इस यूनिट सेल में आ रहा है, एक इसके पीछे वाले में, कितने लोगों में हुआ, 2, इसके ऊपर एक लगा है और इसके ऊपर एक लगा है, तो कितना हुआ टोटल, 4। कितना हुआ टोटल, 4। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 4। इसके लिए ये आया तुम्हारा कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स।
कोई भी कॉर्नर पे है तो उसका 1/8 हिस्सा प्रेजेंट रहता है वो पर्टिकुलर यूनिट सेल में। बॉडी के सेंटर में है तो वो पूरा का पूरा उसी क्रिस्टल में प्रेजेंट रहेगा तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 रहेगा। फेसेस पे है तो आधा इस वाले में आधा बाजू वाले में तो 1/2 कंट्रीब्यूशन रहेगा। एजेस में रहेगा तो टोटल 4 हिस्से होते हैं, 4th वाला हिस्सा आता है, इसके लिए क्या रहेगा 1/4। अभी हम लोग लास्ट वाला पार्ट करते हैं आज के दिन का, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। क्या करने वाले हैं अभी हम लोग टॉपिक नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। हम लोग यहीं पे कर सकते हैं वो चीज़, तो ज़रा करेंगे यहाँ पे, देखेंगे। ये थोड़ा सा कलर दिख रहा है क्या मुझे बताना, आई थिंक नॉट। देखो क्या यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, और इसमें हम लोग 3 या फिर चलो 4 को डिवाइड कर लेंगे, कितना कितना होता है। सबसे पहला तुम्हारे पास क्या आता है, सबसे पहला तुम्हारे पास क्या आता है बताना। सबसे पहला अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगी तो अच्छा कलर है क्या कोई, ये दिखेगा क्या, देखो ज़रा। ओहो मस्त दिख रहा है। चलो फर्स्ट क्या है मैम, सबसे पहला प्रिमिटिव अरेंजमेंट देखा था हम लोग ने, क्या जरा याद करो, सिंपल क्यूबिक सेल। अब यहाँ से आगे जो भी स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे वो क्यूबिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्यूबिक स्ट्रक्चर मतलब A = B, B = C, सारे साइड्स इक्वल रहेंगे, और अल्फा = बीटा, बीटा = गामा विच = 90 डिग्री, मतलब उसके एंगल भी सेम रहेंगे 90। यहाँ से आगे सब जो पढ़ रहे हैं हम लोग क्यूबिक के बारे में, तो तुम नाम भी देखोगे, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला आता है हमारे पास क्या था, सिंपल क्यूबिक सेल। क्या आएगा तुम्हारे पास, सिंपल क्यूबिक सेल, जिसको हम लोग क्या लिख सकते थे, SCC। ज़रा बताएंगे मुझे यहाँ पे हो क्या रहा था मैम, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो रहा था कि यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। कहाँ पे प्रेजेंट थे, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे। अब मुझे यहाँ पे 2 चीज़ लगने वाली है जो हमने ऑलरेडी पढ़ के रखी है, दैट इज हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन्स आर देयर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी नंबर ऑफ कॉर्नर्स इज इक्वल्स टू 8, एंड व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर, यहाँ पे आएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर, कितना आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर, 1/8। तो अगर मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालने हैं, मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालने हैं, तो कहाँ पे एटम प्रेजेंट रहता है, इनटू इट्स कंट्रीब्यूशन। एटम्स प्रेजेंट इनटू इट्स कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब मुझे बताना कहाँ पे एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे एटम प्रेजेंट है यहाँ पे कॉर्नर में, तो कितने कॉर्नर है, 8। कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 1। तो फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या लग रहा था हमको कि मैम 8 कॉर्नर है तो 8 एटम रहेंगे, बट अगर मैं उसका नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है, 1, क्योंकि एक का 1/8 हिस्सा, दूसरे का 1/8 हिस्सा, तीसरे का 1/8 हिस्सा, 4th का 1/8 हिस्सा, अभी जाके आधा एटम रेडी हुआ है। ऐसे सेम ऊपर की तरफ से होगा तो टोटल कितना एटम आएगा हमारे पास, 1 ही आएगा। तो सिंपल क्यूबिक सेल के लिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना आता है, 1 आता है। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड, क्या था सेकेंड हमारे पास, सेकेंड है तुम्हारे पास बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल।
क्या है, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, BCC। ज़रा याद करो BCC में क्या था, BCC में क्या था, तुम्हारे एटम्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट थे, एटम प्रेजेंट, एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर, कहाँ पे था, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, कहाँ पे प्रेजेंट था, बॉडी सेंटर। अब ज़रा मुझे बताइएंगे यहाँ पे बॉडी सेंटर, अब ज़रा मुझे बताएंगे कि तुम्हारे पास कॉर्नर कितने थे, कितने थे तुम्हारे पास कॉर्नर, 8 थे ना। मैम क्या पूछ रहे हो, हमारे पास कॉर्नर तो कितने थे, हमारे पास कॉर्नर 8 थे। अब बॉडी का सेंटर कितना था, बॉडी का सेंटर कितना था, बॉडी का सेंटर तो एक ही था, याद करो बॉडी का सेंटर तुम्हारा कितना था, यहाँ पे एक ही था, यहाँ पे एक ही था, सॉरी हाँ। एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड एटम्स प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, तो लिखूँ मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉर्नर कितना आता है, नंबर ऑफ कार्बन कॉर्नर सॉरी 8, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर कितना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर 1/8। हमेशा ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे एक कैलकुलेशन बताती हूँ किस तरीके से कैलकुलेशन करना है तुमको, ये तो डिटेल में हम लोग जा रहे हैं, इसके लिए डिटेल में जा रही हूँ मैं, बट इससे थोड़ा सा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं हम लोग, तो वो लिखेंगे, बट हमको हमारे पास प्रॉपर नोट चाहिए हमको, तो इस तरीके से लिखेंगे कि नंबर ऑफ कॉर्नर 8 है, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर 1 है। नंबर ऑफ बॉडी सेंटर कितना है, नंबर ऑफ बॉडी सेंटर तुम्हारे पास 1 है, और कंट्रीब्यूशन भी कितना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर कितना है, 1 है। अब तुम्हारा फॉर्मूला लगाओ, क्या है तुम्हारा फॉर्मूला, ज़रा देखो क्या है तुम्हारा फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज इक्वल्स टू एटम प्रेजेंट मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स। तो ज़रा बताइएगा कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे एंड बॉडी के सेंटर में। कॉर्नर कितना है 8, कितना है 1/8 प्लस, अच्छा ओके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फिर भी, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। तो कॉर्नर कितना है ज़रा बताएंगे मुझे, कॉर्नर है हमारे पास 8 और कंट्रीब्यूशन है 1/8 प्लस बॉडी सेंटर है 1 और उसका कंट्रीब्यूशन है 1, तो ये आएगा 1 + 1 2। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फॉर BCC कितना आता है हमारे पास 2, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग ने डिटेल में लिखा। अब तीसरा मैं लिखवा रही हूँ तुमको, वो शॉर्ट में वो कैसे लिखा जाता है देखिएगा। तीसरा क्या था हमारे पास, फेस सेंटर क्यूबिक सेल, क्या है तुम्हारे पास, फेस सेंटर क्यूबिक सेल। फेस सेंटर क्यूबिक सेल के लिए क्या बोलेंगे हम लोग, FCC। फेस सेंटर क्यूबिक सेल के लिए क्या बोलेंगे, FCC। नाउ प्लीज टेल मी कि यहाँ पे जो तुम्हारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँ एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर प्लस सेंटर ऑफ फेसेस, कहाँ पे होंगे, सेंटर ऑफ फेसेस। तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स वगैरह वो लिखने की ज़रूरत है नहीं, बट अगर हम लोग लिखेंगे तो नंबर ऑफ कॉर्नर कितना आएगा, नंबर ऑफ कॉर्नर आएगा 8, नंबर ऑफ फेस सेंटर कितना आएगा, नंबर ऑफ फेस सेंटर आएगा 6, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर कितना आएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर आएगा 8 1/8, फेस का कंट्रीब्यूशन कितना था 1/6,
2। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस कितना रहेगा 1/2। अब यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट कर दो तुम लोग, ठीक है। कैसे करोगे, नंबर ऑफ एटम्स ओ हाँ पर यूनिट सेल कितना है, कहाँ कहाँ पे है, कॉर्नर और सेंटर ऑफ फेसेस पे। तो बताइएगा मेरे पास कितने कॉर्नर थे, मेरे पास 8 कॉर्नर थे, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 था, प्लस मेरे पास फेसेस कितना थे 6, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/2 था। इसको मैं सॉल्व करूंगी तो 1 आएगा, ये 3 आएगा, टोटल कितने आएंगे 4 आएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन फेस सेंटर क्यूबिक सेल कितना आएगा 4 आएगा। कितना आएगा 4। अच्छा ये कैलकुलेट कर लिए है तो इसका एक छोटू सा नोट बनाएंगे हम लोग, ठीक है। देखिएगा ज़रा देखना इस नोट को, क्या है नोट हमारा, क्या बनेगा यहाँ पे, कुछ नहीं, एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे यूनिट सेल और यहाँ पे बनाएंगे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। कितना है हमारे पास टोटल 3 ना, क्या क्या था ज़रा बताएंगे मुझे, क्या था, सिंपल क्यूबिक सेल कितना आया था उसके लिए 1 आया था। फिर आया था तुम्हारा बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, कितना आया था उसके लिए 2 आया था। फिर लास्ट में हम लोग ने किया फेस सेंटर क्यूबिक सेल जिसके लिए कितना आया हमारा 4 आया, ठीक है। ये हो सकता है क्या, अच्छा खासा ओ चला गया, डोंट डू दिस प्लीज़, ओके आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने ये बना लिए हैं। यहाँ पे हम लोग हमारा ये लेक्चर स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं अच्छी तरीके से बनाऊँ, मुझे ये दिखने के लिए अच्छा दिखना चाहिए।